नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 19 जुलाई 2025 को DT+B के PGT मैथ का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। PGT के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछा जाता है, जबकि TGT में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैक्षणिक भाषा के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक मौखिक और मुद्रित शब्दों के संबंध में विद्यार्थियों की समझ को संदर्भित करता है, जिसमें संकल्पनात्मक ज्ञान शामिल है? तो शब्दावली होगा, जो कि विद्यार्थियों की समझ को विकसित करता है। वोकैबुलरी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। UGC द्वारा रेखांकित निम्नलिखित में से कौन सी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की विशेषता नहीं है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS। शिक्षकों के अधिगम के अवसरों में वृद्धि। शिक्षकों के अधिगम, हालांकि ना CBCS शिक्षकों के अधिगम की बात ही नहीं करता है, ठीक है। शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार, हाँ बात तो बिल्कुल सही है। एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें सुधार लाना है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, ठीक है। तो CBCS इस पर तो काम करता है, बिल्कुल करता है। शिक्षार्थियों के शैक्षिक क्षमताओं और आकांक्षाओं का मिलान, जो शिक्षार्थियों की जो शैक्षणिक क्षमता है और उसकी जो आकांक्षाएँ हैं, ठीक है, तो उस पर वो काम करता है। शिक्षार्थियों के अंतर संस्थागत स्थानांतरणीयता, तो इस पर भी काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों हमारा सही है। एक ऑप्शन नंबर जो 1 है वही गलत है। और आपसे पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो गलत होगा वही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का अभिलक्षण नहीं है? करिकुलम का देखना है, करिकुलम की विशेषता या लक्षण नहीं है। आइए देखते हैं। इसमें शिक्षा के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है या किया गया है, ठीक है। तो बात तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा। तो देखते हैं, विद्या इसमें पाठचर्या पाठ्यक्रम से बहुत ही व्यापक होता है। करिकुलम जो है कोर्स ऑफ स्टडी से बहुत व्यापक होता है, बात ये भी सही है, ठीक है। जो कोर्स ऑफ स्टडी है, पाठ्यक्रम जो है पाठचर्या का एक पार्ट होता है, ठीक है, एक भाग होता है, तो ये भी सही है। पाठचर्या गैर दिशात्मक प्रकृति का होता है, नहीं। यह शैक्षणिक प्रक्रिया के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, संप्रेषण क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए ज्ञात भाषाओं के बीच स्विच करने की क्रिया को समानांतर क्या कहा जाता है? फिर से पढ़ते हैं, संप्रेषण क्षमता को अधिकतम करने के लिए, अधिकतम मतलब अच्छा करने के लिए, ठीक है, ज्ञात भाषाओं के बीच स्विच करने की क्रिया को समानांतर क्या कहा जाता है? बहुभाषिता। बहुभाषिता तो नहीं कहेंगे, जब हम क्या बोलते हैं मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसी को बोलते हैं बहुभाषिता। एक भाषिता, जब मोनोलिंग्विलिज्म, अगर हम एक भाषा बोलते तो मोनोलिंग्विलिज्म, दो भाषा बोलते हैं द्विभाषिता हो जाएगा, तो ये इसमें तो कोई नहीं होगा, ठीक है। भाषा पारगमन, ट्रांसलैंग्वेजिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर होगा। इसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो कि अगर जैसे इसमें क्या है ना कि कोई अगर बच्चा है वो बोलता है कि मैम मैंने वो पैराग्राफ तो समझ लिया है, लेकिन समरी मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, तो वो क्या बोल रहा है? हिंदी बोल रहा है, लेकिन बीच बीच में उसने क्या किया, इंग्लिश के वर्ड को भी डाला, मतलब पैराग्राफ, समरी और कंफ्यूजिंग, मतलब ये तीनों क्या है, इंग्लिश है। क्योंकि उसने क्या किया कि जो हमारी संप्रेषण है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए उसने क्या किया कि हिंदी में इंग्लिश का वर्ड को डाल दिया, ठीक है। तो वही है हमारा कि मतलब हमने क्या किया, भाषाओं के बीच में स्विच कर दिया, ठीक है। भाषाओं के बीच स्विच करने की क्रिया, उसी को बोलते हैं भाषा पारगमन या ट्रांसलैंग्वेजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर
4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डैश अधिगम शैली में शिक्षार्थी हाथ के माध्यम से बोध करके सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। अगर हाथ से सीख रहा है तो हमें ये समझ में आता है कि मतलब वो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा सीख रहा है। अगर कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी है तो वहाँ पर किनेस्थेटिक लर्निंग आता है, ठीक है, किनेस्थेटिक लर्निंग। तो किनेस्थेटिक लर्निंग को क्या बोलते हैं हम? गति बोधक बोलते हैं। तो गति बोधक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। श्रवण तो होगा नहीं, पठन, दृश्य होगा नहीं, लेखन तो लेखन में भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ना गति बोधक यहाँ पर मतलब जो पूरे मतलब फिजिकल एक्टिविटी की बात अगर होगी तो शारीरिक क्रिया, तो यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपका 4 है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्या शाखा डिसिप्लिन का सामान्य अभिलक्षण नहीं है? तो यहाँ पर देखो, विद्या शाखा विशिष्ट शब्दावली या विशिष्ट तकनीक की भाषा का उपयोग करता है। विद्या शाखा में बौद्धिक अनुयायियों का एक समूह होता है। अब बताओ, ये एक समूह तो होता नहीं है, ठीक है। तो यही होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। इसको भी देख लेते हैं। प्रत्येक विद्या शाखा में ज्ञान का एक निश्चित क्षेत्र होता है। बात तो बिल्कुल सही है। विद्या शाखा सामान्य शोध कार्य प्रणालियों का पालन करता है, ये भी सही है, ठीक है। हालांकि पूछा गया कौन सा अभिलक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा, क्योंकि यही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रारंभिक बाल्य अवस्था विकास में कीड़ा, ठीक है, प्ले की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मतलब कीड़ा मतलब यहाँ पे खेल से बात की जा रही है कि खेल। तो यहाँ पे कीड़ा सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक वृद्धि में सहायक होता है। बात तो बिल्कुल सही है। खेल, अगर कोई भी बच्चा है वो खेल खेलता है, ठीक है, खेलता है, तो उससे उसका जो सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव तीनों प्रकार के डेवलपमेंट उसको उस बच्चे का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है तो वो तो हमारा राइट आंसर है। और भी देख लो आप, यहाँ पे कीड़ा मुक्ता मनोरंजन के रूप में कार्य करती है, खेल है, मनोरंजन के रूप में काम करती है, तो बात तो बिल्कुल सही है। जिसका विकासात्मक मूल्य बहुत कम होता है, गलत है, क्योंकि विकासात्मक मूल्य ज़्यादा होता है उसका। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे शैक्षणिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करें, कीड़ा को कम से कम किया जाना चाहिए। कम से कम क्यों करे भाई, ठीक है, मतलब जितना कुछ खेलना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर जब बच्चे संरचित अधिगम में संलग्न नहीं होते हैं तो कीड़ा उन्हें समय बिताने में सहायता करती हैं। तो जब बच्चे संरचित अधिगम में संलग्न नहीं होते हैं तो कीड़ा उन्हें समय बिताने में सहायता करती है। समय बिताने में क्यों सहायता करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि खेल से क्या होता है, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक वृद्धि होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ डैश इज अ सेट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ बिहेवियर्स। तो जेंडर रोल है। जेंडर रोल क्या होता है? जेंडर रोल जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेंडर रोल जैसे हम बोलते हैं ना कि मेल है तो मेल को ये काम करना चाहिए, फीमेल है तो फीमेल को ये काम करना चाहिए। मेल है तो उन्हें घर का बाहर का काम और उसको अलग टाइप के कपड़े पहनने हैं, फीमेल है तो उसको अलग टाइप के कपड़े पहनने हैं और वो घर का काम करेंगी, ठीक है। तो यही है जेंडर रोल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द हैप्पी मीटिंग ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड द आर्ट्स। किसने लिखा है? हावर्ड गार्डनर। जैसे ही मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की जाएगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी वो हावर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। सीटेट में आपने पढ़ा होगा।
तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। गार्डनर का बहुविध सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कुछ पूर्व निर्धारित परिणामों और मानकों के आधार पर डैश शिक्षार्थियों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम में आकलन और अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। कौन सा होगा? अधिगम का आकलन। अब अधिगम का आकलन कैसे होगा? पहले आइए हम इसको देखते हैं। अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन हम क्या करते हैं? जब हम कोई बच्चा है उसका पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो अधिगम के रूप में आकलन होता है। ठीक है, अधिगम में आकलन जब हम क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं तो बीच बीच में हम कभी क्यूज पूछ लेते हैं उससे, और या कोई टेस्ट ले लेते हैं बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिगम में आकलन। मतलब अधिगम हम करा रहे हैं तो उसी बीच में हमने आकलन ले लिया, बच्चों से क्या हुआ? टेस्ट ले लिया। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, सिखाने के लिए अगर आकलन करते हैं, सॉरी, अधिगम के लिए आकलन मतलब सिखाने के लिए अगर आकलन कर रहे हैं। सिखाने के लिए आकलन कैसे होगा? या उसी समय जैसे हमने कुछ बच्चों को क्या किया? टेस्ट लिया और फीडबैक दे दिया, तो ये अधिगम के लिए आकलन हुआ। मतलब हमने क्या किया? फीडबैक दे दिया बच्चों को, तो बच्चे को पता चल गया कि हमने क्या सीखा। ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन, और हमें क्या आगे फिर कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसी समय इसको मिल गया अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का आकलन मतलब हमने अधिगम से क्या सीखा। तो ये लास्ट में अगर हम सबमिटिव एग्ज़ाम लेते हैं, फाइनल एग्ज़ाम जो लिया जाता है और ग्रेड दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं अधिगम का आकलन। तो यहाँ पर लिखा है आपका कुछ पूर्व निर्धारित परिणामों, मतलब परिणाम की जैसे ही बात होगी, रिजल्ट की बात, मानकों की बात करेंगे, तो आधार पर जो होगा तो अधिगम का आकलन होगा। ठीक है, अधिगम का आकलन। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या डिजाइन के 4 घटकों में से एक नहीं है? देखो, उद्देश्य, जब हम करिकुलम डिजाइन कर रहे होते हैं तो पहली बात तो एम को तो रखते हैं, ध्येय भी है, प्रयोजन भी होना चाहिए कि क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन के अनुसार हम इसको अपना पाठ्यचर्या बना रहे हैं। ठीक है, अधिगम अनुभवों का क्रियान्वयन, अनुभव एक्सपीरियंस भी काम करता है, मूल्यांकन उपागम और उसके कुछ मूल्यांकन भी इसमें ज़रूरी होता है, विषय वस्तु के स्रोत, ये उस समय हालांकि डिजाइन करते समय सब्जेक्ट, इसको विषय वस्तु भी तो हम डालते हैं, लेकिन हालांकि इसमें ऑप्शन आपका यही डीएसएसबी के द्वारा आपको बताया गया विषय वस्तु का स्रोत, यही राइट आंसर है, जबकि ये भी होता है। ठीक है, इसके में 4 घटक में ये भी शामिल है, विषय वस्तु भी शामिल है, हालांकि विषय वस्तु के स्रोत शामिल नहीं है। ठीक है, विषय वस्तु तो शामिल है, विषय वस्तु के स्रोत शामिल इसमें शायद नहीं है, इसलिए शायद मुझे लगता है ना 4 रखा गया है। एक बार आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, जबकि डीएसएसबी तो इसी को सही बोला है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बौद्धिक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में बालक में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है? तो अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता किसमें विकसित होती है? अमूर्त रूप में बच्चा कब सोचता है बताओ? आइकॉनिक तो बच्चा जब बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जब वो आइकॉनिक मतलब बोलते हैं प्रतिमात्मक, मतलब बच्चा क्या करता है, तस्वीर देखा और बोला कि ये बिल्ली की तस्वीर है, मतलब जब वो फोटो देखता है तभी उसे पता चलता है कि ये, तो उसको बोलते हैं आइकॉनिक। आँख के सामने है, देखा तब समझ में आया उसे, आइकॉनिक है। सक्रिय, एक्टिव क्या बोलते हैं, मतलब कुछ काम कर रहा है उसमें सीख रहा है तो एक्टिव हो गया। और प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक में क्या होता है ना कि बच्चा अगर कुछ देख रहा है, कुछ सिंबल देख रहा है और कुछ प्रतीक है, जैसे चिन्ह है, रुपए का चिन्ह है, तो उसे उसको कुछ याद आएगा, वो कुछ चिंतन करेगा। ठीक है, तो उसको अमूर्त थिंकिंग यहाँ पर प्रतीकात्मक में विकसित हो जाता है।
ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। प्रदर्शक इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव में बच्चे शारीरिक क्रिया करके कुछ सीखते हैं, तो शारीरिक क्रिया तो इसमें तो इनएक्टिव, तो ये प्रदर्शक भी नहीं होगा, ठीक है। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता किसमें विकसित होती है? सिम्बोलिक में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, द पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऑफ वुमेन्स लिबरेशन नामक निबंध किसने लिखा है? तो मार्गरेट बेस्टन। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था का प्रमुख अभिलक्षण है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड फेज, प्री चाइल्डहुड नहीं, सॉरी, अर्ली चाइल्डहुड करेंगे, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा बताओ? बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है इस समय, ठीक है। शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। तार्किक कब होगा? एडोलसेंस एज में होगा, जब वो 12 से 18 साल का होगा, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से होता है? 2 से 6 साल की अवस्था को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक बदलाव काफ़ी तेज़ से होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चों के पास जो मूर्त रूप से सोचता है, बच्चा कुछ चीज़ को देखता है तो सोचता है, ठीक है। और तार्किक तर्क ये आ जाएगा आपका ना कि जो मिडिल चाइल्डहुड फेज है उसमें आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश शरीर के कार्य या संरचना में कोई समस्या। शरीर के अगर कार्य या संरचना में कोई, उसे डिसेबल बोल देंगे, ठीक है, डिसेबिलिटी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डिसेबिलिटी का क्या होगा? असमर्थता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। हीन बुद्धि क्या लिखा हुआ है? हीन बुद्धि मतलब यहाँ पे है मेंटल रिटायर्डनेस, जो मानसिक तौर से क्या होता है? रिटायर्ड होता है, तो उसे मेंटल रिटायर्डनेस या हीन बुद्धि बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद है भागीदारी प्रतिबंध। भागीदारी प्रतिबंध क्या होता है आपका? पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। गतिविधि परिसीमन मतलब एक्टिविटी लिमिटेशन, ठीक है। तो हालांकि नहीं, इसमें से ऑप्शन नंबर यही होगा, 4 राइट आंसर होगा, क्योंकि शरीर के कार्य और संरचना में कुछ समस्या है, डिसेबल्ड होगा, डिसेबिलिटी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समावेशन, इंक्लूसिव, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो विशेष रूप से दिव्यांगजनों पर केंद्रित है। देखो डायरेक्ट आपको यहाँ पता चला है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में तो सभी की बात की जाती है, एक साथ दिव्यांगजनों के लिए केंद्रित तो नहीं होगी, ठीक है, ताकि वे उन्हें स्वीकार्य, मूल्यवान और सुरक्षित महसूस कराया जा सके। तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, यही गलत है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी भी पहलू के संबंध में समूह में विविधता को सराहना की जाती है, विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। बात तो बिल्कुल सही है। इसमें सभी को उनके मूल्य के अनुसार पहचाना और सम्मानित किया जाता है, बात ये भी सही है। यह सभी विद्यार्थियों को उनकी खूबियों कमजोरियों की परवाह किए बिना एक कक्षा और स्कूल के साथ लाने की एक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल जो 1 है यही गलत है, और जो गलत है वही सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डिजाइनिंग अ रोल प्ले टू डेमोन्स्ट्रेट रिलेशन ऑफ द सन एंड प्लैनेट्स इज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब यहाँ पर एक रोल प्ले डिजाइन किया गया है जो कि सन और प्लेनेट के रिलेशन को दर्शाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर? लर्निंग ऑब्जेक्टिव विच कॉग्निटिव प्रोसेस अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग
या क्रिएटिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, सादृश्य और तुलना के माध्यम से जानना डैश कहलाता है। सादृश्य मतलब क्या होता है, आपको ना यहाँ पे राइट समझ में आ जाएगा, तुलना की बात की जा रही है। हालांकि ना ये देखो, अनुमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उपमान, ये हिंदी का लग रहा है, ठीक है। उपमान, सादृश्य और तुलना अगर जब भी की जाएगी तो तुलना अगर किया जाएगा तो क्या होगा, उपमान होगा। उपमा दिया जा रहा है, मतलब हम तुलना कर रहे हैं तो उपमा दिया जा रहा है, उपमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, NCFSE 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र का एक अनिवार्य सिद्धांत है। देखो, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें समझना और करना दोनों शामिल है, बात बिल्कुल सही है। अभ्यास अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, ये भी सही है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें समझना और करना दोनों शामिल है। अभ्यास अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, ये भी सही है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें महत्व दिया जाता है और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, ये भी सही है। दंड और भय अधिगम के लिए हानिकारक है और कक्षा में इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अनिवार्य सिद्धांत तो यही है, NCFSE 2023 का यही है कि मतलब दंड और भय अधिगम के लिए हानिकारक है। तो जो अनिवार्य सिद्धांत है ये वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। मतलब हमें न तो दंड देना है बच्चे को, ना उन्हें मारना पीटना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, जो कि अधिगम के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, चाइल्डहुड्स डोमेन, प्ले एंड प्लेस इन चाइल्ड। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, RC मूर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।